नंबर 1 ऑफ योर ज्योग्राफी क्लास 7th, एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट उस वातावरण को बोलते हैं जिस वातावरण में आप रहते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम टू प्रोवाइड वाटर वी ड्रिंक, एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट एंड द लैंड वी लिव। तो वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हमें क्या क्या देता है? पीने के लिए पानी देता है, सांस लेने के लिए हवा देता है, खाने के लिए खाना देता है और रहने के लिए ज़मीन देता है, ठीक है। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो दो तरह का होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। ये बायोटिक क्या होता है? बायोटिक एनवायरनमेंट वो हो गया, बायोटिक कंपोनेंट्स वो हो गए जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। और अबायोटिक कंपोनेंट्स नेचुरल तो हो गए, ठीक है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, जैसे कि लैंड है, सॉइल है, वाटर, मिनरल्स, ये सब लिविंग थिंग्स में आएगा, नेचुरल में आएगा। सॉरी, ये सब नेचुरल होंगी और नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। द ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू एनीथिंग टू बी क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, दैट इज़ माइंस, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग्स। अभी मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो चीज़ें आएंगी जो ह्यूमंस ने खुद बनाई हैं, जैसे माइंस, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, जो मकान, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं ह्यूमंस, जो भी चीज़ ह्यूमंस ने बनाई हैं वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा। अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या हो गया? लिथोस्फीयर आपका हो गया लैंड एरिया। लिथोस्फीयर और द क्रस्ट इज़ द आउटरमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो लैंड एरिया है, जो क्रस्ट है पृथ्वी का, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो ज़मीनी एरिया है, जो ज़मीन है पृथ्वी, जो लैंड है, और ओशियानिक क्रस्ट जो वो क्रस्ट जिस पर पानी है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 40 किलोमीटर की है, और ओशियानिक क्रस्ट की जो थिकनेस है, जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो 6 किलोमीटर की है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो है आपका वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बना हुआ होता है। रॉक्स मीन्स पहाड़ियाँ हैं, उस पर तरह तरह की और भी लेयर्स हैं, जैसे प्लेटूज़ हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं। तो अर्थ की सरफेस पे अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर सॉइल होती है जो हमें खेती बाड़ी करने के काम आती है, और अर्थ के नीचे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि ऑयल, कोल, आयरन ओर, जो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे काम में आते हैं। नाउ कम्स हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वो सब चीज़ें जिसमें पानी है, जैसे तालाब, नदी, समुद्र, ये सब आपके हाइड्रोस्फीयर में आ गए, ठीक है। ओशियंस, लेक्स, सीज, रिवर, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आ गए। अब ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि पानी कितना ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए, और डेली डोमेस्टिक लाइफ के अलावा पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाइड्रोस्फीयर, पानी। देन कम्स एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हवा की जो परत है, एयर की जो परत जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये चारों तरफ जो दिखा रखा है ये आपको, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे नीचे वाली लेयर है, जो 6 से 8 किलोमीटर में आती है पृथ्वी के ऊपर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में आती है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर। मेसोस्फेयर जो आती है वो 80 to 100 किलोमीटर्स में आती है, एंड थर्मोस्फेयर जो है वो 380 किलोमीटर्स टू 500 किलोमीटर्स में आती है, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये पृथ्वी के चारों तरफ का जो एरिया है, इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते रहेंगे आकाश की तरफ, टेम्परेचर जो है वो कम होता रहेगा, हाइट बढ़ती रहती है और टेम्परेचर कम होता रहता है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। हवा में जो है
एयर में गैसेस होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, जो हमारे को ज़रूरी है ब्रीथ करने के लिए। और कौन कौन सी गैसेस हैं? सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.6% एंड अदर मैनी गैसेस जो हैं वो बाकी होती हैं मिक्सचर में एयर के। अभी मैंने आपको बताया था कि दे आर 5 मेन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी आपने डायग्राम में जो देखा था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ हेल्प सर्वाइव अस एज अंडर। तो एटमॉस्फेयर की क्या ज़रूरत है, क्या हेल्प करती है वो हमारे सर्वाइवल में? सर्वाइवल मीन्स हमें जिंदा रहने में। जो हम ब्रीथ करते हैं, क्या ब्रीथ करते हैं? हम एयर ब्रीथ करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है प्लांट्स में। और ओजोन लेयर जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। और जो वेदर अकुरेंस होता है, जो बारिश होती है, ये सब भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। नेक्स्ट कम बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इंक्लूड्स फॉर्म्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ विच सपोर्ट्स मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो सब बायोस्फीयर में आ जाते हैं। ठीक है, the interrelation between the realms of the natural environment take place in the biosphere. Life is dependent on the soil of the crust, on air from the atmosphere and the heat from the sun. In the hydrosphere, the biosphere is dependent on the dissolved nutrients. तो बायोस्फीयर जो हम जीवित हैं वो किस किस चीज़ों के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम एक दूसरे की चीज़ों के ऊपर डिपेंड हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो लैंड के ऊपर सॉइल है जिस पे खेती होती है, हम उसकी वजह से भी जीवित हैं। जो एटमॉस्फेयर में एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं, हम उसकी वजह से जीवित हैं। जो सन की हीट हमें पड़ती है, हम उसकी वजह से भी जिंदा हैं। और हाइड्रोस्फीयर जो पानी है और जो पानी के में डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी हमारे को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बैलेंस है। नेचुरल एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिलाकर मनुष्य को या प्लांट्स को या एनिमल्स को हेल्प करती है जीवित रहने में। बैलेंस ऑफ नेचर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर टू इंटरैक्ट विद ईच अदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड दिस कैन बी ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। सो एक बैलेंस बना हुआ है सब चीज़ों का बायोस्फीयर के साथ। मीन्स जो भी जीवित चीज़ें हैं, तो हमें सब चीज़ें, चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब चीज़ें अपना एक बैलेंस बना के चलती हैं। देन कम्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट विद विच दे इंटरैक्ट, that is soil, water, rocks, etc. and every element in the ecosystem interacts with other elements. तो ये इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ग्रुप है जिसके अंदर आपके प्लांट्स, एनिमल्स और जो सारा फिजिकल एनवायरनमेंट है। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब वहाँ की मिट्टी, वहाँ की पानी, हवा, ज़मीन, सब मिलकर जब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए, यानी कि एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, जब आप एक एनवायरनमेंट में इन सब चीज़ों के साथ रहते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें आ गई, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक हो गई जो लिविंग थिंग्स है और अबायोटिक हो गई जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे कि एक मनुष्य है, उसे प्लांट्स की ज़रूरत है खाने पीने के लिए, हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो यानी कि जब आप एक वातावरण में सब चीज़ों की मदद से जीवित रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प के साथ, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर टाइड टुगेदर बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द सन एंड वेदर ऑफ द रीजन। और इकोसिस्टम में आपके सन की हीट और लाइट भी आ जाएगी, उस रीजन का, जिस रीजन में आप रहते हैं वहाँ का मौसम भी आ जाएगा। इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल हो सकता है जैसे एक स्मॉल पॉन्ड या एक डेजर्ट। पॉन्ड में जैसे एक मछली होती है, मछली पानी में रहती है, पानी में ही वो अपने पानी से ही उसको ऑक्सीजन मिल जाती है सांस लेने के लिए, पानी में ही उसको खाने पीने के लिए अपने प्लांट्स मिल जाते हैं या और चीज़ें मिल जाती हैं। तो यानी कि जो पॉन्ड है वो एक मछली के लिए उसका इकोसिस्टम हो गया। उसका जो वातावरण है, उसकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी हो रही हैं? एक पॉन्ड से ही।
द लार्ज इकोसिस्टम आर नोन एज स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेजिटेशन दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा एक्सेट्रा। इन इकोसिस्टम द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर एनवायरनमेंट, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। मीन्स जैसे जो भी वहाँ का मौसम है उसके अकॉर्डिंगली ही वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिलेंगे। जैसे बहुत ठंडी जगह है तो आपको किस तरह के एनिमल्स मिलेंगे, वहाँ आपको पोलर बियर वगैरह जैसे एनिमल्स मिल जाएंगे, लेकिन वही पोलर बियर गर्म जगह पे नहीं रह सकते। ये जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे मिलेंगे आपको, कैक्टस टाइप के मिलेंगे, वहाँ जंगल के जंगल भरे हुए नहीं मिलेंगे आपको रेगिस्तान में। तो यानी कि एक जगह के हिसाब से वहाँ का इकोसिस्टम होता है, वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही खुद को ढाल लेते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, अब ह्यूमन हैव इन्फ्लुएंस द फिजिकल एनवायरनमेंट इन 2 वेज, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब फिजिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसी को ह्यूमंस ने किस तरह से प्रभावित किया है। हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस ने उसे पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके क्या नेगेटिव असर हुए हैं। देखिए, टू मेक बिल्डिंग्स टू लिव इन एंड वर्क। अब ह्यूमंस ने क्या किया है, जो ज़मीन थी उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना ली रहने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, उसका नुकसान ये हुआ कि फॉरेस्ट क्लियर करने पड़े, ज़मीन के लिए आपको जंगल ख़त्म करने पड़े तभी ज़मीन मिली। क्वायरिंग एक्टिविटीज़ फॉर मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स जो पृथ्वी ज़मीन में होती हैं उनको निकाला हमने, खुदाई करनी पड़ी उसके लिए हमें। उससे क्या हुआ, खुदाई करने के बाद जो वहाँ पे होल्स रह गए उससे सॉइल लॉस हुआ और लैंडस्लाइड्स हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ गई, लेकिन लैंडस्केप चेंज हो गया। लैंडस्केप का मतलब वही जंगल ख़त्म हो गए, खेती बाड़ी की जो ज़मीन थी वो ख़त्म होती जा रही है। डैम्स से हमें क्या फ़ायदा होता है, डैम्स बनाए गए उससे हमें पानी मिलता है और बिजली मिलती है, लेकिन फिर अगेन वही हमने नदियों के रास्ते रोक दिए। तो मीन्स ये सब करने से उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हुए। ठीक है, जो पहले जहाँ पर नदियाँ बहा करती थी वहाँ पे हमने उनके रास्ते रोक दिए, उनके रास्तों को चेंज कर दिया, तो लैंडस्केप चेंज हो गया। अर्बनाइजेशन टू हेल्प टू लिव इन, अर्बनाइजेशन होता है आपका शहरीकरण। तो शहरीकरण मीन्स फैसिलिटीज़ तो मिल गई आपको रहने के लिए, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, नेचुरल वेल्थ कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज। जो हमारी नेचुरल वेल्थ थी, जो ज़मीनों में हमारी नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स थे, वो हमें रिसोर्सेज के रूप में इस्तेमाल कर लिए। अब वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं, और उसका नतीजा क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का। और क्या नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन तो सबको पता ही है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। तो शहरीकरण का हमें क्या नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट को हमारी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। नाउ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन होता है बचाव। अब किस चीज़ का बचाव, ऑब्वियस सी बात है, हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट का। तो नेचुरल चीज़ों का, एनवायरनमेंट का बचाव, नेचुरल रिसोर्सेज का बचाव क्यों करना चाहिए हमें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर यही ख़त्म हो जाएगी तो हम जिएंगे कैसे, हमारी जो आगे की पीढ़ी है उन्हें ये सब नहीं मिलेगी चीज़ें, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, जिससे कि हम आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो आगे हम क्या इस्तेमाल करेंगे। जैसे पानी है, लोग पानी बहुत वेस्ट करते हैं, तो पानी धीरे, फ्रेश वाटर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लोगों को वैसे भी बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पानी को बहुत वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें चीज़ों को कंजर्व करना है, कंजर्व मतलब बचाना है। द इकोसिस्टम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम हैज़ अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ नेचर because each ecosystem sustains a diverse range of life which are interdependent। यानी कि डिस्ट्रक्शन मतलब जो ख़त्म हो रहा है इकोसिस्टम, जो धीरे धीरे कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इंटरडिपेंडेंट हैं, मतलब एक दूसरे पे हम डिपेंड करते हैं। हम अगर ये सोचें कि हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो हमें क्या नुकसान है, जानवरों को अगर हम जंगलों में से मार देंगे तो हमें क्या नुकसान है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक ज़रूरत है इकोसिस्टम में, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमें उनको बचाना चाहिए। तो क्या क्या मेथड है बचाने के, हमें हंटिंग बैन करनी है। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, जैसे वेल्स हैं, टाइगर हैं, एलिफेंट्स हैं, ये बहुत कम बचे हैं
क्यों लोग इनका शिकार कर देते हैं? तो ये हंटिंग बैन होनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल नहीं काटना, ठीक है। जैसे क्यों हम जंगल क्यों काटते हैं? डेवलपमेंट्स के लिए काटते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए काटते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, या और भी चीज़ रहने के लिए, इंडस्ट्रीज़ रहने के लिए बनाते हैं, फ्लैट्स वगैरह, सोसाइटीज़ वगैरह, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जंगल काटते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन हमें लिमिट करना है। अगर हम सारा जंगल काट देंगे तो हमें फ्रेश एयर कहाँ से मिलेगी? हमें और भी जो जंगल के फ़ायदे हैं, पेड़ पौधों के फ़ायदे हैं, वो सब मिलने बंद हो जाएंगे। और एक तो जंगल कम काटना चाहिए, दूसरे हमें प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, मतलब हमें और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। एनवायरनमेंट के 4 स्फीयर होते हैं, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है।